ठीक है। देखिए आज फिजिक्स का हम रिवीजन क्लास करते हैं, जो इससे पहले क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। नोट्स भी लिखाया गया होगा, इसी का रिवीजन करें। आप लोग के पास कॉपी होगा और नहीं है कॉपी तो किताब तो होबे करेगा, निकाल लीजिएगा और पढ़िएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि याद करना उतना आसान नहीं जितना आसान समझना है। इसलिए सबसे ज्यादा कोशिश कीजिए कि समझ लें। पहला चैप्टर जो पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन। क्या था? प्रकाश का परावर्तन, ये न था। प्रकाश परावर्तन में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे प्रकाश। क्या पढ़े थे? प्रकाश पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रकाश पढ़े थे। तो प्रकाश के बारे में पहले समझते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश न होता, जैसे रात में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। या देखने की, जब देखना पड़ता है तो पहले हम वस्तु पर क्या डालते हैं? प्रकाश। टॉर्च लेके रात में चढ़ते हैं, लालटेन जलाते हैं, लाइट जलाना पड़ता है वस्तुओं को देखने के लिए। तो प्रकाश का मतलब यही होता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब समझिए प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत होता क्या है? प्रकाश स्रोत हम किसको कहते हैं, इसको समझिए। प्रकाश के स्रोत करने का मतलब जिससे प्रकाश निकलता हो या जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, प्रकाश स्रोत वही कहलाता है। यानी जिससे प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है, या उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? जैसे सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि जो होता है, जब जलाया जाता है इसको, जैसे बल्ब पड़ा हुआ है उसमें कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन जलता हुआ बल्ब क्या कर सकता है? प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, यानी उससे प्रकाश निकल सकती है। तो वैसे वस्तु को हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश स्रोत या प्रकाश का स्रोत कहा जा सकता है। हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश स्रोत जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे सूर्य और तारे। सूर्य और तारे क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। सूर्य जो है वह कैसा स्रोत हो जाएगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाएगा। सूर्य और तारे जो है वह कैसा स्रोत है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। उसके अलावा डिबिया, लालटेन, टॉर्च, मोमबत्ती, इसको मानव ने बनाया है, इसीलिए इसे कहेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक प्रकाश स्रोत समझ गए। जो भी वस्तु प्रकाश देता हो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। जलता हुआ बिजली का बल्ब प्रकाश का स्रोत है। जलती हुई मोमबत्ती प्रकाश का स्रोत है। बुझा हुआ मोमबत्ती प्रकाश का स्रोत नहीं हो सकता है, क्योंकि मोमबत्ती को बुझा दिया वह प्रकाश दे ही नहीं सकता है। टॉर्च को बुझा देंगे, प्रकाश देगा? तो वह प्रकाश का स्रोत नहीं कहलाएगा। लेकिन वही जब जलती हुई मोमबत्ती हो, जलता हुआ डिबिया, जलती हुई मतलब बिजली का बल्ब, लालटेन, लैंप, ये सब जब जलता है तो उसे हम प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं। प्रकाश स्रोत समझे कि दो होता है, प्राकृतिक होता है और मानव निर्मित। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे सूर्य और तारे जो है वह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वह प्राकृतिक से प्राप्त होता है। क्या उसे हम बना सकते हैं? कोई मानव बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। चंद्रमा जो है उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए उन्हें प्राकृतिक स्रोत या प्रकाश का स्रोत नहीं माना जा सकता है। अब देखिए वस्तु एक समझना है तो प्रकृति में वस्तु जो होती है, तो पहले समझते कुछ वस्तु को कहा जाता है प्रदीप्त। क्या कहा जाता है? प्रदीप्त कहा जाता है। तो प्रकाश समझ गए, प्रकाश स्रोत समझे। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। प्रकाश क्या एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकृति में कुछ वस्तु जो प्रकाश देती है
या जिससे प्रकाश उत्सर्जित तो होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रकृति में सभी वस्तुएं प्रकाश तो नहीं दे सकती हैं, लेकिन जो वस्तु प्रकाश देती है, चाहे वह लालटेन हो, डिबिया हो, मोमबत्ती हो, जलता हुआ बिजली का बल्ब हो, सूर्य का प्रकाश हो, तारे से आने वाली प्रकाश हो, ये सब प्रकाश वस्तु जो है वह क्या कहलाएगी? प्रदीप्त वस्तु। क्या कहलाएगी? तो कह सकते हैं वे वस्तुएं जो प्रकाश देती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जो प्रकाश नहीं देगी उसे क्या कहा जाएगा? जो प्रकाश नहीं देगा उसको क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। प्रदीप्त वस्तु में जैसे सूर्य प्रकाश दे सकता है, बिजली का जलता हुआ बल्ब प्रकाश दे सकता है, जलती हुई मोमबत्ती आदि जो प्रकाश देते हैं वह सभी वस्तुएं प्रकाश यानी क्या कहलाएंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अब समझना अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तु करने का मतलब क्या होता है? जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वह क्या कहलाते हैं? अप्रदीप्त। क्या कहलाएंगे? अप्रदीप्त कहलाते हैं। लिखा हुआ है कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, दीवार, किताब, मकान, क्या ये सब प्रकाश देता है? नहीं। लेकिन वस्तु तो है, वस्तु है ना, लेकिन प्रकाश नहीं देगा, तो इसीलिए उसको क्या पढ़ा जाएगा? अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश नहीं देती है या प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वे सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तु। क्या कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। उसके बाद है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण जो होती है वह हमेशा एक सरल रेखा में चलती है। सरल रेखा करने का मतलब सीधी रेखा। कौन सी रेखा? सीधी रेखा में चलती है। तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। और इस प्रकाश किरण समझ गए? जो प्रकाश हमेशा प्रकाश जो है वह सीधी रेखा यानी सरल रेखा में ही चलती है, या इधर उधर दाएं बाएं मुड़ करके नहीं जा सकती। इसे समझने के लिए एक सीधा खोखला पाइप लेते हैं। पाइप जानते हैं? जिससे आर पार दिख सके, और उसको सीधा करके देखते हैं तो उससे होकर आर पार दिखाई देता है। लेकिन बीच से पाइप को थोड़ा सा टेढ़ कर दे, उसके बाद देखेंगे तो नहीं दिखेगा। यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। अब हमें जानना है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश तो समझ गए, प्रकाश किरण भी समझ गए। अब जानना है किरण पुंज। पुंज कहने का मतलब होता है समूह। पुंज कहने का मतलब समूह होता है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को, किसको? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाएगा? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए कि जैसे टॉर्च जलाते हैं तो उसमें कई किरण एक साथ सामूहिक होकर के निकलती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? किरणों का समूह। क्या कहा जाएगा? किरणों का समूह कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। पहला लिखल है अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? दूसरा है समांतर किरण पुंज, और तीसरा लिखा हुआ है कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। समझ रहे हैं? पहला क्या हुआ? अपसारी, दूसरा समांतर, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलती हुई चली जाती है। इस तरह के किरण पुंज को क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी जो होती है वह बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है? इस तरह के किरण पुंज को क्या कहा जाएगा? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा समझिए समांतर। दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें
एक दूसरे के समांतर गमन करती है, एक दूसरे के समांतर गमन करती है। जैसे यहाँ समझिए समांतर किरण पुंज में एक किरण दूसरे किरण से क्या होगा, समांतर होगा, और ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऐसे किरण पुंज को क्या कहा जाएगा, समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अब तीसरा समझिए अभिसारी किरण पुंज। क्या तीसरा, अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है। विभिन्न दिशाओं से आती है और एक बिंदु पर क्या होती है, जैसे यहाँ एक बिंदु है और विभिन्न दिशा से प्रकाश की किरणें आती है और इसी बिंदु पर मिल जाती है। इस तरह के किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। क्या कहा जाएगा, अभिसारी। इसको पढ़ा जाएगा अपसारी किरण पुंज, और इसको क्या पढ़ेंगे, ये हो गया समांतर किरण पुंज, इसको पढ़ा जाएगा अभिसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत समझने में, समझ गए, किरण पुंज समझ में आया। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलती हुई चली जाती है, उसे क्या कहा जाएगा, अपसारी किरण पुंज। जैसे टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च में बल्ब जो होता है एक बिंदु केंद्र पर होता है, वहां से प्रकाश निकलती है, आगे निकल करके क्या होता है, फैल जाता है। तो यह किरण पुंज जो होगा क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। अब समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से क्या है, समांतर होती है, एक दूसरे से। जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे से क्या है, समांतर, एक दूसरे के समांतर होता है। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज। क्या है, अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है कि विभिन्न दिशाओं से आकर प्रकाश एक ही बिंदु पर मिलती है। जैसे कोई चमकीला पदार्थ होता है, उस पर प्रकाश जब विभिन्न दिशाओं से आकर पड़ती है तो उसे एक चमक निकलती है। तो वहाँ पर जो किरण पुंज जो आया था विभिन्न दिशाओं से आकर एक जगह जो केंद्रित होता है, इस तरह के किरण पुंज को हम क्या पढ़ेंगे, अभिसारी किरण पुंज। क्या पढ़ा जाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में आता तक, ये समांतर अभिसारी समझ गए। अब उससे अगला समझते हैं, अपसारी किरण पुंज समझ गए, समांतर समझ गए, अभिसारी किरण पुंज। इसकी परिभाषा यहाँ दिया हुआ है। अपसारी किरण पुंज तब होती है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलती है और फैलती हुई चली जाए। एक ही बिंदु स्रोत से निकलती है और फैलती हुई चली जाती है, उसको क्या पढ़ा जाएगा, अपसारी किरण पुंज। ये कौन सा किरण पुंज है, उसके बाद दूसरा है समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर निकल जाती है। और अभिसारी किरण पुंज भी समझ गए कि प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है। इस तरह के किरण पुंज को क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अब समझते हैं पदार्थ, मतलब ऐसे पदार्थ प्रकृति में आसपास हमारे इधर उधर बहुत ऐसी वस्तुएं दिखाई देता है, वह सब क्या है, पदार्थ ही हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, आसानी से पार कर जाते, उसे क्या कहा जाएगा, पारदर्शी, यानी आर पार चला गया। इधर जैसे शीशा है, शीशा में प्रकाश इधर से जलाते हैं टॉर्च और प्रकाश इधर निकल गया तो वह कैसा है, पारदर्शी। कैसा है, पारदर्शी वस्तु हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखल है कांच, पानी, हवा इत्यादि, ये सब क्या है, पारदर्शी। क्या है ये सब, पारदर्शी कहलाता है। क्योंकि जैसे हवा है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण हवा के माध्यम से हमारे यहाँ तक आती है, पृथ्वी तक, तो हवा में प्रकाश आसानी से गमन कर जाती है। उसी तरह पानी से होकर के भी प्रकाश आसानी से गमन कर जाती है, और कांच मतलब शीशा से होकर के भी प्रकाश आसानी से गमन कर जाती है। और इस तरह के वस्तु जो होगा वह वस्तु क्या कहलाएगा, पारदर्शी वस्तु कहिए या पारदर्शी पदार्थ कह सकते हैं। समझ गए। अब आगे समझिए अपारदर्शी पदार्थ क्या है, जो प्रकाश अपने से होकर नहीं जाने दे, मतलब वैसे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने। जैसे दीवार है, इधर कितना प्रकाश रहेगा, क्या बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि तो दीवार क्या कहलाएगा,
किताब क्या है? अपारदर्शक वस्तु। टेबल क्या है? तो सरल भाषा में समझ सकते, जो वस्तु से प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है वह वस्तु क्या है? अपारदर्शी वस्तु या अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अपारदर्शी पदार्थ जो होता है या अपारदर्शी वस्तु जो होता है उसकी हमेशा छाया बनती है। परछाई, उसका क्या बनेगा? परछाई बनता है। जैसे प्रकाश के सामने अगर हम खड़ा हो जाएंगे तो हमारी दूसरी ओर क्या हो जाएगा? परछाई बन जाती है। तो हम भी क्या है? अपारदर्शी हैं। जैसे यहाँ लिखल है लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, धातु की प्लेट, कोई भी धातु की प्लेट हो या धातु की छड़ हो, यह सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि इससे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है। अब हमें जानना यहाँ पर छूटा हुआ है कुछ अपारदर्शी पदार्थ, समझ गए? अब उससे आगे समझिए। अब अपारदर्शी के बाद पढ़े थे पारभासी। क्या होता है? पारभासी। तो वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्णतः पार न हो, पार होता है लेकिन अंशतः बहुत प्रकाश का बहुत छोटा भाग ही पार कर पाता है, वैसे पदार्थ जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? पारभासी कहलाते। क्या कहलाते हैं? जैसे कुहासा, धुआं, क्या उससे होकर पूरा प्रकाश पार होता है? तेल लगा कागज में जब तेल लगा देंगे तो वह तेल लगा कागज जो होगा वह क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा, क्योंकि वह प्रकाश को रोक भी नहीं सकता है, न पूरा जाने भी नहीं दे सकता। उसे प्रकाश का अंश का मतलब छोटा सा भाग ही पार कर पाएगा, इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा? पारभासी कहेंगे। क्या कहेंगे? या घिसा हुआ शीशा, कोई शीशा जो है वह घिस गया, जब घिस जाता है तो उसकी सतह से होकर प्रकाश पूर्णतः पार नहीं कर पाता है, तो ऐसे सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे? पारभासी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पारभासी। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक समझ गए प्रकाश क्या होता है? प्रकाश के स्रोत समझ गए, प्रदीप्त समझ गए, अप्रदीप्त भी समझ गए। अब आप ये भी समझ गए कि पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है और पारभासी क्या होता है। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक। अब हमें क्या पढ़ना है आगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसको समझना है। प्रकाश परावर्तन हम किसको कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब क्या होता है कि किसी सतह पर या किसी चिकने सतह पर प्रकाश पड़े और तुरंत जिस माध्यम से उसी माध्यम में रिटर्न हो जाए, वापस चला जाए, ऐसी घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे यहाँ डिफिनीशन लिखा हुआ है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर वापस आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या प्रकाश परावर्तन कहा जाता है। जैसे प्रकाश दर्पण है, चिकना सतह, फर्श चिकना सतह है, प्रकाश पड़ा जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस चला जाता है, ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन को एक फिगर की सहायता से भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हम एक सतह बनाते हैं, इसका इधर का भाग जो है वह खुरदुरा है या पेंट किया हुआ कहिए या रचित कह सकते हैं, समझ गए? और इधर का भाग जो है वह समतल दिखता है, चिकना सतह। कैसा सतह है? चिकना सतह। इस चिकना सतह पर अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश जैसे इस चिकना सतह पर पड़ा तो जितना एंगल के साथ जाता है उतना एंगल के साथ वापस आ जाता है। तो ये सतह की ओर आने वाली किरण जो है इसको हम नाम दे देंगे क्या? आपतित किरण। क्या नाम दे देंगे? तो यहाँ पर समझ में आ गया कि यह आती हुई किरण चिकनी सतह पर पड़ती है और चिकनी सतह से टकरा कर पुनः वापस लौट जाती है। तो माध्यम करने का मतलब हवा से होते हुए प्रकाश गया और सतह से टकरा कर पुनः वायु में ही वापस लौट गया। तो यही घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर लिखल है किरण आरेख। क्या लिखा है? तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को या पथ दर्शाने के लिए जो आरेख खींचा जाता है
वही आरेख क्या कहलाएगा? किरण आरेख। क्या कहलाएगा? जैसे हम ये प्रकाश की पथ मतलब रास्ता को दिखाने के लिए एक आरेख खींच दिए, तो यह आरेख क्या कहलाएगा? किरण आरेख। क्या कहलाएगा? किरण आरेख कहलाएगा। कोई दिक्कत समझने में? अब किरण आरेख में क्या होता है, जब आरेख जब खींचते हैं तो उसमें दृश्य देखिए, किसी भी सतह पर प्रकाश परावर्तन के लिए कुछ नियमों को समझना जरूरी होता है। उस नियम की व्याख्या यहाँ पर हम करते हैं कि अगर ये आपतित किरण किसी सतह पर टकराता है, टकराकर पुनः वापस लौट जाता है, तो ये आने वाली किरण को हम पढ़ेंगे आपतित किरण। क्या नाम दिया जाएगा? किसी सतह की आने वाली किरण को आपतित किरण, सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को पढ़ा जाएगा परावर्तित किरण कह देंगे। कोई दिक्कत समझने में? अब यहाँ पर ये जो जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलता है उस बिंदु का नाम दिया जाएगा आपतन बिंदु। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम दिया जाएगा आपतन बिंदु। ये हो गया आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है, इस लंब का नाम दिया जाता है अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहा जाएगा? अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब हो गया। यही जो है क्या कहलाएगा? आरेख। क्या कहलाएगा? आरेख कहलाएगा। यानी इसको हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने के लिए खींचे गए आरेख को किरण आरेख। क्या कहा जाएगा? किरण आरेख। किसको कहते हैं? प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने के लिए खींचे गए आरेखों को या खींचे गए चित्रों को क्या कहेंगे? किरण। क्या कहा जाएगा? किरण आरेख कहते हैं। अब देखिए किरण आरेख में पहले हमें क्या मिला? आपतित किरण। दूसरा क्या मिला? तीसरा बिंदु क्या मिला? चौथा बिंदु क्या मिला? अभिलंब मिला। ये 4 बिंदु समझ में आ गया आप लोगों को? किसी सतह की ओर आने वाली किरण या किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहा जाएगा? आपतित किरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आपतित किरण कहते हैं। अब इस आपतित किरण में इस किरण का कुछ नाम हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपतित किरण है तो इसका नाम हम O दे दिए, इसको A दे दिए, इसका नाम रख दिया गया B और यहाँ नाम रख देते हैं N। कोई दिक्कत समझने में? और ये कोण जो बना, एगो कोण यहाँ बना, इसका नाम दिया गया I, और इधर जो कोण बना इसका नाम रख दिए R, ताकि समझ जाए आसानी से। अब देखिए आपतित किरण क्या होता है, तो फिगर देखिए और समझिए। आपतित किरण क्या है, किसको कहते हैं? A बिंदु से प्रकाश निकला और O बिंदु पर आकर के मिल गया, तो A O को क्या कहा जाएगा? A O क्या हो जाएगा? बिंदु A और O को पढ़ लेंगे हम लोग आपतित किरण। क्या कहा जाएगा? आपतित किरण कह लेंगे। कोई दिक्कत समझने में? अब समझते हैं परावर्तित किरण किसको पढ़े। परावर्तित किरण जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण आती है और सतह से टकराकर जिस माध्यम में आए उसी माध्यम वापस लौट जाती है, तो लौटने वाली किरण को क्या कहा जाएगा? तो लौटने वाली किरण यही है। यानी कि बिंदु क्या हो सकता है? O और B। बिंदु O और B को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत समझने में? ये हो गया, क्या हो गया? परावर्तित किरण। अब समझते हैं तीसरा बिंदु क्या है? आपतन बिंदु। तीसरा क्या है? आपतन बिंदु किसको कहते हैं, इसको समझिए। आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु से टकराता है, जिस बिंदु से टकराता है उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आपतन। इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु बराबर क्या होगा? O माने आपतन बिंदु को। कोई दिक्कत समझने में? अब इसके बाद अगला जो बचा हुआ क्या बचा? चौथा अभिलंब। क्या बच गया? अभिलंब बचा। तो अभिलंब किसको कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या पढ़ेंगे? अभिलंब। यानी कि चित्र में देखा जाए तो O और N क्या है? O और N क्या मिला हमें? अभिलंब मिल गया।
कोई दिक्कत समझने में? यही किरण आरेख है। यही क्या इसका किरण आरेख है। किरण आरेख में इन सभी बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है। अब बचा क्या रह गया? देखिए, ये कोण आई बचा और कोण आर बचा। कोण आई जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे आपतन कोण, और कोण आर जो है उसको पढ़ा जाएगा परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसको कहेंगे और परावर्तन कोण किसको कहा जाएगा? समझिए, आपतन कोण पहले समझिए। आपतित किरण दिख रहा है और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, ये आपतित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, इससे जो कोण बना, तो ये जो कोण बन रहा है यही ना कोण बन रहा है, तो इस कोण को हम क्या पढ़ लेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा बता सकते हैं? आपतन कोण हमें क्या मिलेगा? आपतन कोण को पढ़ा जाएगा इसमें आई। आई क्या है? आपतन कोण है, और कोण का नाम दे तो क्या हो जाएगा? कोण ए ओ एन। ए ओ एन बराबर आई। कोण ए ओ एन बराबर आई, और इसे क्या पढ़ा जाएगा? ए ओ एन कैसा कोण है? आपतन कोण। कैसा कोण? आपतन कोण। दूसरा समझिए, आर है बिंदु, यहाँ पर ये कोण जो बना किससे बना? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब से जो कोण बनता है वे कोण क्या कहलाएंगे? परावर्तन कोण। क्या कहलाएंगे? परावर्तन कोण कहलाते हैं। जैसे चित्र में देखा जाए तो क्या नाम दे सकते हैं? चित्र में क्या नाम दिया जाए? बी कोण बी ओ एन जो है वह क्या है? बी ओ एन बराबर आर। आर कैसा कोण है? परावर्तन कोण। कैसा कोण है? ये परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण को हम कोण आर कहेंगे। क्या कहेंगे? लगभग समझ गए किरण आरेख? कोई दिक्कत समझने में? फिगर अगर समझ में आया होगा तो पूरा किरण आरेख की व्याख्या आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में? अब इसे आगे देखते हैं। आपतन बिंदु समझ गए, अभिलंब समझ गए, आपतन कोण भी समझ गए और परावर्तन कोण भी समझ गए। कोई दिक्कत समझने में? अब आगे देखिए, इससे कुछ नियम मिलता है। ये जो फिगर जो हम लोग पढ़े हैं, परावर्तन के लिए जो फिगर पढ़े हैं, इससे हमें कुछ नियम प्राप्त होता है, और यही नियम जो है वह क्या कहलाता है? प्रकाश परावर्तन के नियम। क्या कहलाएगा? प्रकाश परावर्तन के नियम। यानी प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने के लिए जो आरेख खींचा जाता है और आरेख से जो नियम प्राप्त हुआ वही नियम क्या हो जाएगा? प्रकाश परावर्तन के नियम कहलाते हैं। प्रकाश परावर्तन के मुख्यतः दो नियम। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। फिर से वही फिगर को लेते हैं। समझिए, प्रकाश परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं? प्रकाश परावर्तन के दो नियम। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। देखिए, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब से जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इसका कुछ नियम मिला तो पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ मिल रहा है? ये सभी एक ही बिंदु पर या एक ही समतल पर मिलता है। तो पहला नियम बन जाएगा, क्या बनेगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही समतल पर होता है। पहला नियम मिला। दूसरा नियम कहता आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इससे पहले पढ़े आपतन कोण को कोण आई पढ़ा जाता है, जो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी कि यही दो नियम हमें प्राप्त होते हैं। प्रकाश परावर्तन की व्याख्या से कितने नियम मिला? दो नियम। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। दूसरा नियम क्या मिला? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को कोण आई पढ़ा जाता है, परावर्तन कोण को कोण आर कहते, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? अब बात है कि किसी समतल सतह पर लंबवत, किसी समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली किरणों जो होती है, तो जिस सतह से, जिस माध्यम से, जिस पथ से आती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसी की व्याख्या यहाँ पर दिया हुआ है कि ऊर्ध्वाधर रूप से गिरने वाली प्रकाश की किरण समतल दल पर परावर्तन के बाद उसी दिशा में, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। उसी दिशा में, उसी पथ पर वापस क्या होती है? लौट जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोण आपतित किरण के लिए और ये परावर्तित किरण के लिए, यह आया और यहीं पर वापस लौट गया। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का मान क्या होगा? कितना डिग्री हो जाएगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का मान क्या मिल जाएगा? 0 डिग्री हो जाता है। कोई दिक्कत समझने में आता तक? अब हमें समझना है प्रतिबिंब। इसको कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब होता क्या है? प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का या उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस वस्तु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? जैसे देखिए यहाँ लिखा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का या उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? परिभाषा, प्रतिबिंब की परिभाषा यही दे सकती है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? अब समझिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो होते हैं वह 2 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। कौन कौन होगा? वास्तविक होगा और क्या होगा? आभासी कहलाता। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं, इसको समझना है। वास्तविक प्रतिबिंब समझिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिले, जिस बिंदु पर वास्तव में मिले या जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का या उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। परिभाषा लिखा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं की जा सकती है या स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को स्क्रीन पर प्राप्त की जा सकती है या पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के संबंध में कैसा होता है? उल्टा होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। और यही कारण है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रतिबिंब की विशेषता कहलाए। क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की विशेषता समझिए या दोनों का अंतर समझ लीजिए। समझ गए? आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है।
यही कारण है कि आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं उसे पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कोई दिक्कत समझने में? अब यहाँ पर लिखल है कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितने आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। तो यह प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे किसी दर्पण के सामने हम जब खड़ा हो जाए, खड़ा रहते हैं, अब उस दर्पण में हम आगे बढ़ करके देखते हैं, इधर बढ़ते हैं तो उसमें जो दर्पण में प्रतिबिंब जो होगा वह पीछे जाता है, और जैसे जैसे हम दर्पण की ओर आते हैं तब प्रतिबिंब भी दर्पण आगे हमारी ओर आती है। यानी कि जितना दूरी पर हम हैं, दर्पण से जितना दूरी पर हम खड़ा होंगे उतना ही दूरी दर्पण से पीछे क्या होगा? प्रतिबिंब का। क्या होगा? प्रतिबिंब का होता है। उसी का देखिए, कोई वस्तु समतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में? समतल दर्पण से जितना आगे होती है वस्तु उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। कहाँ बनता है? ये समतल दर्पण की विशेषता समझिए कि समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु जितना दर्पण से आगे होगा प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही क्या होगा? पीछे बनता है। कोई दिक्कत समझने में? कर दिया। होटल में जाए। देखिए अब आगे पढ़ना गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण समझते, गोलीय दर्पण होता क्या? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखला करने का मतलब क्या होता है? खाली। खोखला मतलब खाली। तो गोलीय दर्पण को समझिए, यहाँ पर गोलीय दर्पण में कहा गया है उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो खोखला गोला होता क्या है? जैसे मान लिए कि यह गोल है, इसका बीच का सतह पूरा क्या है? खाली है, पूरा खाली यानी खोखला है। तो इसी को, इस सतह को कहता है कि गोलीय दर्पण में, कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह जो हो किसी खोखले गोले का क्या हो? भाग हो। परावर्तक सतह जो होना चाहिए, तो परावर्तक मतलब कैसा? चिकना। परावर्तक मतलब जो सतह चिकना होगा, जो चमकीला होगा, वही सतह परावर्तक हो सकता है। तो वह इसका क्या होना? खोखले गोले का एक भाग होता है। अब इस गोले के मध्य एक केंद्र है, गोला के मध्य क्या होगा? केंद्र होगा। इसे गोलीय दर्पण का क्या मान लेंगे? केंद्र। गोलीय दर्पण का क्या मान लेंगे? केंद्र माना जाएगा। और गोलीय दर्पण में केंद्र और सतह को मिलाने वाली जो रेखा होगा इसका नाम दिया जाएगा मुख्य अक्ष या प्रधान। क्या नाम रख देंगे? मुख्य अक्ष कह दे या प्रधान अक्ष कह सकते। कोई दिक्कत समझने में? गोलीय दर्पण समझ गए। अब गोलीय दर्पण के भाग क्या होता है इसको समझिए। कौन कौन से गोलीय दर्पण होते हैं? तो गोलीय दर्पण के भाग को समझना यहाँ पर। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो पहले गोलीय दर्पण समझ, खोखले गोले का क्या कहलाएगा? भाग है। अब खोखला गोला में क्या क्या उपस्थित होता है उसको जानना है। ये लगभग गोल है, इसके मध्य एक बिंदु होगा, इस बिंदु को पढ़ा जाएगा गोलीय दर्पण का केंद्र। गोलीय दर्पण का केंद्र पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े से रचित करके बनाया जाता है जो एक खोखले गोले का भाग होता है। एक खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है। और इसके मध्य बिंदु जो हो गया, इस बिंदु को क्या पढ़ा जाएगा? गोलीय दर्पण का केंद्र। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण का केंद्र कहते हैं। कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह को जब रचित कर दिया जाए तो बाहरी सतह को रचित करने पर क्या बनता है? अवतल। तो बाहरी सतह, तो इधर की सतह को बाहरी सतह कहेंगे। अब कहीं एक भाग से हम क्या करते हैं? बाहरी सतह को रंग दिए, तो यह कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। फिर कहता है जबकि टुकड़े के भीतरी सतह को रचित कर दिया जाए, भीतरी सतह को अगर इधर से हम रंग देते हैं भीतरी सतह को, तो ये जो बन गया इसका नाम क्या रख देंगे? उत्तल दर्पण। समझ में आया? गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण जो होता है खोखले गोले का एक भाग है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? खोखला। परावर्तक सतह खोखला होता है। उस खोखले गोले के बाहरी सतह को रंग दिया जाता है। तो बाहरी सतह को रंगने से जो ये अंदर का सतह क्या हो गया? परावर्तक।
अंदर का सतह परावर्तक हो गया, तो इस दर्पण को हम नाम देंगे अवतल। क्या नाम रखेंगे? अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण। अब फिर दूसरा में क्या पढ़े थे कि टुकड़े की भीतरी सतह को रंजित कर दिया जाए। टुकड़े के भीतरी सतह को यहाँ रंग दिए, ये कौन सा दर्पण बन गया? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बना? इसका नाम हम दे देंगे उत्तल दर्पण। समझ गए? अवतल दर्पण कैसे बना और उत्तल दर्पण कैसे बना? गोलीय दर्पण के कितने भाग? दो गो मिल गया, एगो उत्तल और एगो अवतल। गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रंगने से अवतल और भीतरी सतह को रंजित करने से उत्तल दर्पण बनता है। और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु जो होता है उसको क्या कहा जाता है? दर्पण का कहिए या गोलीय दर्पण का केंद्र कहेंगे। क्या कहा जाएगा? केंद्र कहा जाता है। उसके बाद देखिए आगे हमें जानना है ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को हमेशा P से इंगित किया जाता है। किससे इंगित करते हैं? और दूसरा है यहाँ पर वक्रता केंद्र। गोलाकार दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को तो गोलाकार है तो वो वृत्त के जैसा होगा। अब वृत्त के मध्य एक क्या होता है? केंद्र। वृत्त के मध्य क्या होता है? केंद्र होता है। तो उस केंद्र को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण के मध्य ये केंद्र है और इस केंद्र का नाम क्या दिया जाएगा? क्या नाम देंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद समझना वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की क्या कहेंगे? वक्रता। क्या कहा जाएगा? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे समझिए कि यहाँ से इसको मिलाने वाली ये सरल रेखा है, तो इस बिंदु को हम लोग पढ़ लेंगे ध्रुव। ये ध्रुव किसका? अवतल। एक ध्रुव अवतल का हो गया, ये ध्रुव किसका हो गया? उत्तल का। और दोनों दर्पण एक तरफ अवतल बना, एक तरफ उत्तल है। इसके मध्य बिंदु जो हो गया वह क्या हो गया? वक्रता केंद्र। क्या नाम देंगे? वक्रता केंद्र हो गया। अब इस वक्रता केंद्र को कहा जाता है, तो ये हो गया इसका नाम वक्रता केंद्र। इसका नाम क्या हो गया? दर्पण का ध्रुव। इधर उत्तल है तो उत्तल दर्पण का ध्रुव, इधर अवतल है तो किसका ध्रुव? अवतल दर्पण का ध्रुव। किसका ध्रुव हो जाएगा? अवतल दर्पण का ध्रुव होगा। इसी फिगर को हम फिर से समझ लेते हैं। ये लगभग गोलीय दिख रहा है। गोलीय दर्पण हो गया। इसका परावर्तक सतह खोखला है और इसकी बाहरी सतह को रंग देती हैं, तो बाहरी सतह को रंगने से क्या पढ़े हैं? अवतल दर्पण बनता है। भीतरी सतह को रंग देंगे तो कौन सा दर्पण बन जाएगा? इसके मध्य एक बिंदु है, इसको वृत्त का केंद्र या गोलीय दर्पण का केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु या मध्य केंद्र को वक्रता केंद्र क्या कहा जाएगा? वक्रता केंद्र। और इसको जिस सरल रेखा से हम मिलाते हैं वह सरल रेखा जो है वह दर्पण का क्या कहलाएगा? इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहा जाएगा? मुख्य अक्ष कहिए या क्या कह सकती हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इधर जब बाहरी सतह रंग दिए तो ये कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। इसका भीतरी सतह रंग दिए तो ये कौन सा दर्पण हो गया? इसको पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? अब ये यहाँ जो बना इस केंद्र का नाम दिया जाएगा ध्रुव। इधर ये केंद्र बना, इसका नाम भी क्या हो जाएगा? ध्रुव। एगो हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव, एगो हो गया उत्तल दर्पण का ध्रुव। अब इस केंद्र से कहता है कि वक्रता गोलीय दर्पण की त्रिज्या जो होती है उस त्रिज्या को हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। ये जो चिन्ह खींच दिए तो ये इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और इस त्रिज्या को क्या कहा जाएगा? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता केंद्र समझ गए। ये मध्य बिंदु को इस बिंदु को पढ़ देंगे हम लोग वक्रता केंद्र।
ये बिंदु हो गया वक्रता केंद्र, इसका नाम दिया जाएगा वक्रता त्रिज्या। बाहर लिख दे या यहीं पर लिख दे वक्रता त्रिज्या। तो दिक्कत समझने में, ये क्या बन गया, वक्रता त्रिज्या बन गया। अब दोनों का परावर्तक सतह अलग अलग है, एगो का परावर्तक सतह इधर हुआ, इसका परावर्तक सतह इधर हो गया। इसका नाम हो गया अवतल दर्पण, इसका नाम हो गया उत्तल दर्पण। ये जो बिंदु बना ये उत्तल दर्पण का ध्रुव, ये हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव। ये दोनों के बीच मध्य बिंदु को क्या पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र। और ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा जो है, ये ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या क्या पढ़ा जाएगा, मुख्य अक्ष पढ़ेंगे या प्रधान अक्ष पढ़ेंगे। समझने में कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, समझ गए। तो ये मुख्य अक्ष बन गया और क्या बन गया, प्रधान अक्ष। इधर जो बना इसका नाम क्या दे देंगे, क्या नाम देंगे, ये जो है वह क्या है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इधर जो बन गया वह क्या है, उत्तल दर्पण। इधर का ये बाहरी सतह जो है वह कैसा है, परावर्तक सतह। कैसा सतह है, परावर्तक सतह इसका बाहर हो गया। किसका परावर्तक सतह बाहर है, उत्तल दर्पण का। यहाँ किसका परावर्तक सतह भीतर है, तो देखिए उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ नजर आता है, उभरा हुआ है, और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ है। तो ये अंतर समझ में आ गया कि उत्तल कैसे बना और अवतल कैसे बना। अब हर एक बिंदु का डिफिनेशन देना है तो क्या दीजिएगा, बताइए। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, तो परिभाषा यहाँ से मिल जाएगा, गोलीय दर्पण के केंद्र और उसके ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। उसके बाद जानना है वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण की त्रिज्या या गोलीय दर्पण के गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या क्या पढ़ा जाएगा, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव क्या होता है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव को P से संकेत दिया जाए, किससे, P से संकेत देते हैं। वक्रता केंद्र को किससे संकेत दिया जाता है, C से। वक्रता केंद्र को पढ़ा जाएगा C, वक्रता त्रिज्या को R। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, इसको R पढ़ेंगे। कोई दिक्कत समझने में। इधर हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव, इधर हो गया उत्तल दर्पण का ध्रुव, बट गया। अब इसको अलग अलग करके देख ले। इधर भीतरी सतह रंग दिया गया, इसका नाम हो गया उत्तल दर्पण। अब दूसरी ओर अलग करके देखें, यहाँ पर अगर इसको बाहरी सतह को रंग दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये इसकी बाहरी सतह को रंग दिए तो क्या बन गया, इसका ध्रुव P। यहाँ हो गया इसका केंद्र इससे आगे या इसका केंद्र इसके पीछे। समझ में आया, उत्तल दर्पण का केंद्र पीछे और अवतल दर्पण का केंद्र आगे। उत्तल दर्पण का केंद्र जो होता है वह परावर्तक सतह से पीछे होता है, अवतल दर्पण का केंद्र या वक्रता केंद्र जो होगा वह परावर्तक सतह के आगे होता है। ये दिक्कत समझने में, समझ गए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बना। एगो का नाम हम पढ़ लेंगे, ये हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दूसरी ओर जो बना इसका नाम हम देंगे अवतल दर्पण। कोई दिक्कत समझने में, समझ गए। एक तरफ उत्तल दर्पण एक तरफ अवतल दर्पण हो गया। कोई दिक्कत समझने में। अवतल अवतल समझ गए, किससे बना, गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण की बाहरी सतह को रंग देने से अवतल और भीतरी सतह को रंग देने से उत्तल दर्पण बना। कोई दिक्कत समझने में आता है। ये अवतल अवतल का अंतर समझ गए, कैसे बना ये भी समझ गए। अब इसकी विशेषता समझिए कि इसमें क्या क्या पढ़े हैं हम लोग। तो ध्रुव भी समझ गए, वक्रता केंद्र भी समझ गए। ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या समझ गए। अब समझिए यहाँ पर प्रधान अक्ष भी समझ गए। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसा कि चित्र में हम लोग पढ़े थे कि गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है
उस मध्य बिंदु गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। ये वक्रता केंद्र का क्या हो गया, वक्रता केंद्र ही है। ऐसे मिलाने वाली रेखा जो हो गया इसको ध्रुव P हो गया। यहाँ से यहाँ तक की ये रेखा को क्या पढ़ा जाएगा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इस बिंदु का नाम C दिया जाता है इसको P। तो PC क्या है, PC क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष। PC क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। कोई दिक्कत समझने में? अब दर्पण में क्या था, दर्पण या आईना प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य, प्रकाश परावर्तन का नियम पढ़े, इसकी व्याख्या पढ़े। तो दर्पण जो होता है या आईना जो है वह किस पर निर्भर करता है, प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पर। किस पर निर्भर करेगा, प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अब दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के हो गए, 3 गो। कौन कौन मिला, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसका भाग है, गोलीय दर्पण। पूछे कितने प्रकार के हैं तो क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, अवतल और उत्तल। सीधे आपसे क्वेश्चन कर दे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के। कौन कौन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समझ गए यहाँ तक, समतल, उत्तल और अवतल। कोई दिक्कत समझने में, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ ले। ये दर्पण समाप्त हो गया, दर्पण क्या हो गया, समाप्त है। अगर आपसे सीधे दर्पण पूछ दे तो 3 गो, और गोलीय दर्पण कह दे तो कौन कौन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चालू समझिए यहाँ पर गोलीय दर्पण की प्रकार पूछा जाए तो पावर में सर, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। कितने प्रकार के, और सीधे दर्पण पूछा जाए तो 3 गो। सीधे दर्पण में 3 गो कौन कौन है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब यहाँ पर समझना है कि गोलीय दर्पण की बारी है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अभी पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण कैसे बनता है और अवतल दर्पण कैसे बनता है। यह खोखले गोले का एक भाग होता है जिसमें बाहरी सतह को रंग दिया जाता है तो बन जाता है अवतल, और भीतरी सतह को रंग देंगे तो उत्तल। ये न पढ़े हैं। ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया उत्तल का, ये ध्रुव हो गया अवतल का। इसको पढ़ा जाएगा वक्रता त्रिज्या। ये बिंदु C है, PC बराबर R होता है। PC बराबर क्या होता है, R। P और C बराबर होता है R, यानी जिसको क्या कहा जाता है, त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहा जाएगा, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब समझिए उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, फिगर दिख रहा है आप लोगों को। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरा हुआ है। परावर्तक सतह क्या होता है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहे, अंदर की तरफ धंसा हो या दबा रहता है उसे, समझ गए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण समझ गए। अब है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषता, हमारे घर में जो टांगा हुआ आईना जो होता है वह कैसा है, समतल दर्पण होता है। या समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है इसको समझ लीजिए। तो पहला प्रतिबिंब दर्पण से कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण से पीछे बनता है। घर में आईना होगा, आईना के सामने खड़ा होते हैं तो हमारा सामने इमेज बनेगा, पीछे दर्पण से पीछे। तो दर्पण उठा के देखेंगे कि पीछे करने इमेज है, मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी कि दर्पणे में इमेज बनता है, लेकिन दर्पण में कहाँ बनता है, दर्पण से पीछे बनता है। और दूसरा कहता है प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार जैसन हम रहेंगे वैसने दिखेगा समतल दर्पण में, ना हमको मोटा दिखा देगा ना पतला दिखाएगा। यानी वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तीसरा है प्रतिबिंब वस्तु से अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब जो होगा वह वस्तु की अपेक्षा सीधा कैसा होता है, सीधा होता है। कौन सा दर्पण है, समतल। उसके बाद प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। आईना के सामने खड़ा हो जाए
और हम अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो दर्पण में जो इमेज होगा वह क्या उठाएगा, लगेगा कि वो अपन बायां हाथ उठा ले। आर लिख करके ले जाएंगे वह उल्टा दिखेगा, यानी कि उसे पी लिख करके लिख देंगे तो पी जो है वह कैसा दिखेगा, ये पी लिखे आए में क्या बन जाएगा, पी किसमें बदल जाता है, इधर पी है इधर क्या हो जाएगा क्यू। हम आर लिख करके ले जाएंगे उसके सामने आर ऐसे बन जाएगा। तो यह पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वह पार्श्विक रूप से उल्टा, कैसा होगा, उल्टा होता है। उसके बाद प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने हो। दर्पण से जितनी दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूरी पीछे बनता है। यह समतल दर्पण की मुख्य विशेषता कहलाती है। अब समझते अवतल दर्पण। अवतल दर्पण समझ गया, उत्तल भी समझ गया कैसे बनता है, इसकी फोकस क्या होता है उसको समझना है। अवतल दर्पण की फोकस को समझना है और उत्तल दर्पण की भी फोकस को समझते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वही उसका फोकस है। तो पहले हम अवतल दर्पण का फिगर बना दें। समझिए, इसका अवतल दर्पण का परावर्तक सतह ये कौन सा दर्पण है, अवतल है। इसमें बीच के बीच जो रेखा होता है उस रेखा को पढ़ा जाता है मुख्य अक्ष। ये रेखा मुख्य अक्ष है और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव P पढ़ा जाएगा। इसके आगे बिंदु C होता है। बिंदु C को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाएगा। अब हमें जानना क्या है, अवतल दर्पण की फोकस। क्या जानना है, अवतल दर्पण की फोकस को समझना है। फोकस या फोकस दूरी, फोकस या फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस या फोकस दूरी। तो फोकस या फोकस दूरी होता क्या है इसको समझिए। ये दर्पण अवतल है। इस दर्पण में पीसी जो है वह क्या है, मुख्य अक्ष। पीसी बराबर क्या पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष। पीसी को कहा जाता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। और इसके समांतर मतलब इसके समानांतर किरण को खींचा जाए तो ये समांतर किरण जो है वह दर्पण से टकराएगा। दर्पण परावर्तक सतह से टकराया तो यहाँ पर प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करेगा, समझ गए। और यह टकराने के बाद पुनः क्या होगा, वापस लौट जाता है। तो इसकी परिभाषा हम क्या देंगे, ये बिंदु जहाँ पर टकरा करके मिला इसी को पढ़ा जाएगा फोकस। क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण का फोकस मिल गया। यही प्रतिबिंब को अगर नीचे इसके नीचे से कहीं से भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा किरण तो यह इसी बिंदु पर मिलेगा। ये आपतित किरण तो ये परावर्तित, ये आपतित किरण तो ये परावर्तित। कोई दिक्कत समझने में। और ये केंद्र से इस बिंदु पर खींच देंगे, इसका नाम हो जाएगा अभिलंब। क्या हो जाएगा, अभिलंब। तो अभी हम अभिलंब को छोड़ देते हैं। ये C, यहाँ P और यहाँ क्या मिला, F मिला। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। अब इस फिगर से हम इसकी फोकस की परिभाषा दे सकते हैं। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसका परिभाषा क्या देंगे, अवतल दर्पण की फोकस उसके मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस दर्पण का या उसे अवतल दर्पण का फोकस करते। क्या कहते हैं, क्या मिला फोकस की परिभाषा, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर
मिलती है या जिस बिंदु से होकर गुजरती है वही उसका क्या है, फोकस। तो देखिए मुख्य अक्ष ये रेखा को क्या पढ़ा जाएगा, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिला या इस बिंदु से होकर आगे गुजर सकता है तो यह बिंदु क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण की फोकस। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण की क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। अगर इसका नाम दे दिया जाए तो देखिए ये आपतित किरण ए यहाँ मिला तो इसका नाम बी, इसके ऊपर अगर एक लंब डाल दिया जाए ये अभिलंब हो गया। समझ गए। अब देखिए कि प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। यहाँ जो कोण बना कोण आ या यहाँ जो कोण बना कोण बन गया। अब समझ गए कि ए बी आपतित किरण है, बी एफ इसका परावर्तित किरण है और बी सी यहाँ पर क्या हो गया, अभिलंब। बी सी क्या हो गया, अभिलंब। तो यहाँ फोकस तो समझ में आ गया, फोकस समझ गए। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, कह सकते हैं अवतल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण की फोकस क्या होगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिला तो यही इसका फोकस, ये इसका क्या हो गया, फोकस। अब समझिए फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण के फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच के दूरी को क्या कहा जाएगा, फोकस दूरी। पी एफ बराबर क्या होता है, एफ। और ये स्मॉल एफ जो होता है इसी को हम लोग पढ़ते हैं फोकस दूरी। क्या पढ़ा जाएगा इसको, इसको कहेंगे फोकस दूरी। फोकस समझ गए, फोकस भी समझ गए होंगे और फोकस दूरी भी समझ गए। ये अवतल दर्पण की फोकस मिल गया, फोकस समझ गए और उसकी फोकस दूरी, ये फोकस हो गया। और इस फोकस से यहाँ तक की दूरी जो बन जाएगा, ये जो दूरी होगा एफ से लेकर के पी तक की दूरी इसका स्मॉल एफ यानी यह फोकस दूरी है। क्या है यह, कोई दिक्कत समझने में, समझ गए। अब समझते हैं उत्तल दर्पण की फोकस। किसकी फोकस, उत्तल दर्पण की फोकस क्या होता है, उसकी फोकस दूरी को समझते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस या फोकस दूरी समझिए। उत्तल दर्पण की फोकस क्या हुआ था, फिर उत्तल दर्पण का इमेज बनाना होगा। तो उत्तल दर्पण जो पढ़े थे उसका भीतरी सतह क्या होता है, रहस्थित क्या होता है और परावर्तक सतह जो होता है वह उभरा हुआ होता है, यानी बाहर की ओर निकला हुआ है। इधर जो है या इसका परावर्तक सतह है। तो इसके बीच के यहाँ इस बिंदु का नाम क्या दिया गया था, बी, ये ना था। इसमें केंद्र कहाँ मिला था, सी, पीछे। केंद्र पीछे होगा ना। अब इसमें केंद्र जब पीछे है तो इसके में भी फोकस की परिभाषा हमें देना है। फोकस की परिभाषा क्या होगा कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस का क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण का फोकस। ये परावर्तक सतह इधर है और मुख्य अक्ष ये बिंदु है। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यह इधर की ओर चला जाएगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जाती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वही उसका क्या होगा, क्या हो जाएगा, उसका फोकस हो जाएगा। और फोकस जब हो गया तो इसके बीच जो हम केंद्र डालेंगे वो केंद्र कहाँ होगा, वक्रता केंद्र। तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ मिला, दर्पण के परावर्तक सतह से पीछे। अब फोकस भी कहाँ मिला, पीछे होता है। अब फोकस की परिभाषा, उत्तल दर्पण की फोकस की परिभाषा फिगर देख के बता सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अगर इसको यहाँ से देखा जाए तो लगेगा कि यह एफ से आ रहा है, लेकिन यह एफ से नहीं आता है। मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से टकरा करके इधर गया है, यही इसका क्या कहलाएगा, फोकस। कौन सा दर्पण मिला,
उत्तल दर्पण की फोकस, समझ गए। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को समझिए। उत्तल दर्पण में ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी जो बनेगा, यही दूरी इसका क्या कहलाएगा? फोकस। क्या कहलाएगा? फोकस दूरी कहलाएगा। तो यहाँ पर P और F जो होगा वह PF को कहेंगे उत्तल दर्पण की, किसका? उत्तले दर्पण न है, उत्तल दर्पण की क्या हो जाएगा? फोकस। क्या है? फोकस है। अब फोकस हो गया तो PF उत्तल दर्पण की फोकस हो गया, तो P और F फोकस हो गया, तो फोकस दूरी क्या होगा? P और F जो होगा इसके बीच की दूरी जो होगा इसको हम स्मॉल f कहेंगे, और स्मॉल f जो हो गया वह उत्तल दर्पण की क्या हो गया? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। समझ गए? अवतल दर्पण की फोकस और फोकस दूरी समझ गए, और उत्तल दर्पण की फोकस और फोकस दूरी समझ गए। कोई दिक्कत समझने में? आज तक समझ में आ गया? अब इससे आगे जो हमें पढ़ना है वह कौन सा दर्पण पढ़ना है? फोकस दूरी। फोकस F से दर्पण ध्रुव P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी है। इसी को हम लोग पढ़े हैं PF। क्या पढ़े हैं? PF क्या होता है दर्पण की? P और F दर्पण की क्या है? PF बराबर कैपिटल F था क्या, इसको फोकस कहते हैं। और फोकस दूरी क्या हो जाता है? P और F के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकस दूरी। अब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो फिर से फिगर को लेना पड़ेगा इसके लिए। ये गोलीय दर्पण में से कोई भी एक दर्पण अवतल या उत्तल ले लेते हैं, कोई दिक्कत? अब ये अवतल है या उत्तल है, समझ में आ गया? कौन है? अवतल है। इसके आगे जो बिंदु है इसको C, यहाँ बिंदु P है, इसके बीच में फोकस। ये P और C को हम लोग पढ़े थे, PC बराबर होता है R। R क्या होता है? दर्पण की त्रिज्या। दर्पण की त्रिज्या तो ये उसी को पढ़ा जाता है वक्रता त्रिज्या। इस रेखा को डॉट डॉट रेखा में जो खींचा जाता है वह उसकी क्या होगी? त्रिज्या। तो दोनों में संबंध क्या? तो फोकस दूरी F जो है PC का आधा है। PC का क्या है? आधा है। तो PC क्या है? PC फोकस दूरी को लिखते हैं स्मॉल f। फोकस दूरी F बराबर PC बटा क्या हो जाएगा? 2। तो 2 जो मिला तो PC बराबर क्या है? R। तो R/2 लिखेंगे। यानी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F, उसकी वक्रता त्रिज्या R की आधी। R की क्या होती है? आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F, उसकी वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है। समझ गए? अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, लेकिन इससे पहले इसमें कुछ इसका किरण आरेख समझना है। क्या समझना है? किरण आरेख समझ लेते हैं कि विभिन्न अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? जब किरण आरेख समझेंगे तो उसका हम क्या बना सकते हैं? प्रतिबिंब बन जाएगा, और उसका उपयोग भी हम समझ जाएंगे। समझ गए? तो किरण आरेख में पहला हमें क्या समझना है? फोकस समझ गए, फोकस दूरी समझ गए। अब इसमें हमें किरण आरेख समझना है। तो किरण आरेख में पहला हम लोग क्या पढ़े थे, बता सकते हैं? किरण आरेख क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण जो होता है, तो जैसे यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण बना दिए और ये इसका बिंदु ध्रुव कर दिया, यहाँ बिंदु C हो गया, इसके बीच में क्या मिला? F। इतना तक समझने में कोई दिक्कत? इसके दोनों के बीच होता है, थोड़ा इधर उधर होगा, यहाँ F हो जाएगा, ये दोनों के बीच में। अब कहता है, क्या कहता है कि फोकस किसके? किरण आरेख जो खींचना है, तो पहला किरण आरेख समझना है हमें मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण के लिए किरण आरेख खींचेंगे तो ये मुख्य अक्ष P और C क्या है? मुख्य अक्ष
इसके समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से होकर निकल जाती है। कहाँ से निकलती है? फोकस एफ से। इधर से भी अगर इसको हम परावर्तित कर दे तो ये भी कहाँ से निकल जाएगा? फोकस एफ से निकल जाता है। तो कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, कौन सा दर्पण में? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से होकर निकल जाती है या गुजर जाती है। समझ गए? ये पहला किरण आरेख समझ गए। दूसरा क्या था समझिए। दूसरा क्या है? फोकस की दिशा में आती हुई किरणें। तो फोकस की दिशा में आती हुई किरण जो होगा उसका परावर्तन कहाँ होगा? इसको समझना है। फोकस की दिशा में आती किरण, तो इसके लिए भी फिगर बनाते हैं। फोकस के दिशा में आती हुई किरण, तो फिर से ये अवतल दर्पण का हम बनाते हैं फिगर और इसमें समझते हैं। फोकस की दिशा में आती हुई किरण के लिए किरण आरेख समझना है। तो फोकस की दिशा में दूसरा यही होगा। फोकस की दिशा में आपतित किरण कहिए या आती हुई किरण, समझ गए? आपतित किरण लिखते हैं यहाँ पर। और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव P, ये बिंदु F, यहाँ बिंदु C, P, C और F। समझ गए? अब कहता है फोकस की दिशा में, तो ये फोकस की दिशा में आती हुई किरण जो है, फोकस की दिशा में आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। किसकी दिशा में? फोकस की दिशा में आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद ये रेखा मुख्य अक्ष है और इसके समांतर ये निकल गई। यही हो गया फोकस की दिशा में आपतित किरण जो है, फोकस की दिशा में आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। याद रहेगा किरण आरेख। तीसरा क्या था किरण आरेख? तीसरा समझते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरण। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरण कहाँ से आएगा, कहाँ जाता है? वक्रता केंद्र की दिशा आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण या आती हुई किरण। तो वक्रता केंद्र को हम C पढ़े। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है? C होता है। ये C है, इसके बीच में F है। अब इसके दिशा में आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पथ पर आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे कि अभिलंब पढ़े थे हम लोग, प्रकाश परावर्तन के नियम में अभिलंब पढ़े थे कि गोलीय दर्पण में लंबवत जो प्रकाश की किरण पड़ता है समतल सतह पर, वह उसी पथ पर वापस लौट जाता है। उसी तरह यहाँ भी समझिए कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। कोई दिक्कत समझने में? इसके बाद था तीसरा। चौथा है ध्रुव की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें। तो ध्रुव होता क्या है? ध्रुव P होता है। ध्रुव P की दिशा में ध्रुव P की दिशा में आपतित किरण। अब ध्रुव P की दिशा में आपतित किरण है तो ध्रुव P जो होता है अवतल दर्पण में ध्रुव P की दिशा में आती हुई किरणें जो है दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा? इसको ये ध्रुव P हो गया। फोकस वही, त्रिज्या वही लिखेंगे। समझ गए? वक्रता केंद्र वही रहता है। ये ऐसे ध्रुव की दिशा में आएगा। ध्रुव से टकरा करके प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वह पुनः जितना एंगल के साथ अक्ष के साथ आता है उतना ही एंगल बना के अक्ष के साथ वापस चला जाता है। तो यहाँ पर हो गया ध्रुव की दिशा में आती हुई किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए पुनः वापस लौट जाती है। कोई दिक्कत समझने में? ये हो गया ध्रुव की दिशा में। उसके बाद अब देखिए अवतल दर्पण का किरण आरेख समझ गए। अब अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब समझिए, उसके बाद फिर उत्तल दर्पण में समझा देंगे। तो पहले अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब को समझते हैं। तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पहला क्या हो सकता है बताइए? देखिए वस्तु जब अवतल दर्पण में फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच वस्तु हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति जानना है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है या प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, समझ गए? तो पहले हम लेते हैं अवतल दर्पण, फिर से फिगर वही पढ़ेंगे। ये बिंदु ध्रुव P, इसका F C, यहाँ तक कोई दिक्कत? PFC में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वस्तु को कहाँ रखा गया है? फोकस और ध्रुव के बीच। तो ये वस्तु का दर्पण का ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया? ध्रुव। यहाँ पर हम एक वस्तु रख देते हैं। वस्तु दिख रहा है? ये तीर चिन्ह द्वारा किसको दिखाया गया? वस्तु को। और कौन सा वस्तु है? AB। इसका नाम भी दे सकते हैं। AB वस्तु को कहाँ रख दिए हैं? ध्रुव P और फोकस F के बीच। तो ये वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें कहाँ से टकराता है? दर्पण से। यही होगा। और टकराने के बाद यह कहाँ से जाएगा? फोकस। कहाँ से गुजरता है? फोकस से। तो इसके लिए अब सीधा जब किरण आरेख खींचेंगे तो यहाँ पर तो स्केल है नहीं कि सीधा प्रतिबिंब पता चले, लेकिन देखिए जब सीधा किरण आरेख खींचते हैं और फिर बिंदु P से इस वस्तु को मिलाते हुए आगे की ओर रेखा जब खींचा जाएगा तो कहीं न कहीं यह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलता है कि नहीं मिला? मिला। तो यहाँ पर वस्तु A और B, AB जो वस्तु है अवतल दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच रखा गया है। कहाँ रखा गया है? ध्रुव P और फोकस F के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिवास्त यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? A डॉट है और B डॉट है। यह प्रतिबिंब की प्रकृति पूछता है तो क्या बताएंगे? प्रतिबिंब कैसा? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो समझिए यहाँ पर फिर से समझते हैं कि क्या लिखे थे? फोकस F और ध्रुव P के बीच वस्तु हो तो प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति या प्रतिबिंब की स्थिति कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण ये दिख रहा है, अवतल दर्पण है। वस्तु A और B रखा गया है। अगर आप स्केल से सही से मिलाइएगा तो जहां मिलेगा वही इमेज बनेगा, जहां मिलेगा वही इमेज बनेगा। ये वस्तु A B रखे, यहाँ ध्रुव P है, यहाँ पर ध्रुव P दिख रहा है, ये फोकस F है, यहाँ बिंदु C को पढ़ा जाता है वक्रता केंद्र। क्या पढ़ा जाएगा? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये ध्रुव वस्तु को पहले हम किससे मिला दिए? दर्पण से। दर्पण से परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण जो है कहाँ जाता है? फोकस से होकर। किससे होकर? फोकस से। तो ये किरण और ये किरण कैसा है? एक दूसरे से समांतर। एक दूसरे से क्या है? समांतर है। समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकलेगा। तो फोकस से गुजरता है, तो इसको फोकस से निकलते हुए आगे तक हम बढ़ा दिए। कोई दिक्कत? आगे तक चला गया। अब ये बिंदु बच गया, यहाँ पर A को किससे मिला दिए?
सी से। तो सी क्या है यहाँ पर? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को जब ए से मिलाते हुए आगे तक खींच देते हैं तो जहां मिलेगा वहां प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की परिभाषा पढ़े थे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है, मिल रहा है ना, मिला कि नहीं मिला? मिला, तो यानी प्रतिबिंब इसका यही ना बनेगा। यही प्रतिबिंब ए डॉट बी डॉट क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। यह प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, सीधा है और वस्तु से बहुत बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा है। कोई दिक्कत समझने में? अब दूसरा समझते हैं इसी का। दूसरा क्या था? किरण आरेख बताइए। इसमें वस्तु कहाँ होगा? दूसरा में फोकस पर ही वस्तु का। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? फोकस पर जब वस्तु होगा, कहाँ होगा? फोकस पर जब वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस जानते हैं आप लोग, ये कौन सा दर्पण है? ये ध्रुवी सी एफ, सी वक्रता केंद्र, एफ फोकस, पी उसका ध्रुव। अब वस्तु को कहाँ रखा गया? यही ना फोकस है। अब फोकस पर वस्तु है तो इमेज इसका कहाँ तक खींचा जाएगा? बता सकते हैं? वस्तु जब फोकस पर होगा तो इसका पहले हम दर्पण से मिला दें, कहीं भी बने हो तो बाद में देखा जाएगा। पहले हम आरेख तो खींच ले, आरेख खींचेंगे, जहां मिलेगा वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो ये आरेख जो हो गया एक दूसरे से समांतर, और समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा? फोकस पर। कहाँ जाएगा? सीधा खींच दे इसको, पीछे माने पीछे भी खींच लीजिए, जहां तक ले जाना है वहां। समझ गए? अब बचा बिंदु, ये बिंदु को किससे मिलाया जाता है? सी से। तो इसको जब वक्रता केंद्र बिंदु ए को सी से मिलाते हैं, वस्तु को खींचते हुए आगे चले जाते हैं, तो इधर तो दूरी बढ़ते जा रहा है, इधर दूरी घटते जाता है। तो अनुभव आप कर सकते हैं कि अंदाज लगा सकते हैं कि इधर दूरी बढ़ता है तो इधर इमेज बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है। लेकिन इधर जो होता है संभावना है इमेज बनने का, लेकिन बहुत दूर जाकर के यह एक दूसरे से मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर इसकी डिफिनेशन क्या देंगे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर हो, कहाँ हो? फोकस पर हो, तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ये वस्तु ऊपर की ओर दिख रहा है, अब इधर आएगा तो नीचे मिलेगा तो वस्तु नीचे की ओर बनेगा, तो उल्टा हो जाएगा। अब इतना वो वस्तु है लेकिन यहाँ तक नहीं मिला, इसका मतलब बहुत ही बड़का बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा और उल्टा बनेगा। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के परावर्तक सतह की ओर ही बनेगा, आभासी नहीं होगा। क्या होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है। तो डेफिनेशन दे सकते हैं ना कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ गए? अब तीसरा समझिए, वस्तु को कहाँ रखा जाए? अब थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए, तो आगे बढ़ाएंगे तो फोकस और केंद्र के बीच, यही ना होगा। अब देखिए अवतल दर्पण में कहाँ रखा जाएगा वस्तु को? फोकस एफ और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है? सी, सी के बीच रखा जाए। जब वस्तु फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये नहीं समझना है। तो समझिए यहाँ पर अवतल दर्पण फिर बनाते हैं। ये कौन सा दर्पण है? ये बिंदु ध्रुवी एफ सी, कोई दिक्कत? अब वस्तु को हम रख दे एफ और सी के बीच। वस्तु कहाँ रखा गया?
F और C के बीच रखते हैं। अब प्रतिक्रिया हमें कुछ नहीं करना है, वस्तु को किससे, दर्पण से जैसे मिलाएंगे तो यह मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से, तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। अब बना यहाँ पर इसको क्या करना है, वस्तु से न मिलाना है, इसको वस्तु से मिलाते हुए आगे की ओर खींचेंगे, जहाँ मिल जाएगा वहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ मिला, वस्तु की ओर की वस्तु से पीछे, वस्तु की ओर ही मिला। कहाँ मिला, वस्तु की ओर मिला, लेकिन उल्टा, लेकिन उल्टा। तो जो वस्तु से इधर ही प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा, वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बना, तो अब देखिए फोकस और वक्ता केंद्र के बीच स्थित वस्तु हो अवतल दर्पण में, तो उसका कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। परिभाषा दे सकते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र के बीच हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, और यह प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा और वस्तु से बड़ा, उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। कोई दिक्कत समझने में। अब अगला समझते हैं। अब आगे जब फिर वस्तु को आगे बढ़ाया जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पहुँचेगा, अब वस्तु को सीधे रखा जाएगा वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाए। ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। वस्तु को सीधे कहाँ ला दिए हैं, वक्रता केंद्र पर। इसको सीधे दर्पण से, दर्पण से आएगा फोकस पर। अब फोकस की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरण है, तो ये किरण कहाँ जाएगा, फोकस की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से मिल गया, ये ना मिला है तो प्रतिबिंब यही बन जाएगा, बनेगा ना। तो ये हो गया मुख्य अक्ष की दिशा में। तो इसको भी लिख सकते हैं, यह आपतित किरण है तो फिर परावर्तित भी होगा, तो ये बिंदु कहाँ चला जाएगा, इससे मिल जाएगा। ये आपतित, ये क्या परावर्तित, ये आपतित और ये परावर्तित। तो हम इसका डेफिनेशन क्या देंगे, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर। प्रतिबिंब उल्टा बन गया और जितना बड़ा वस्तु थे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बन जाएगा। समझ गए। ये था कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे हुए वस्तुओं का प्रतिबिंब, विभिन्न स्थितियों पर रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब। कोई दिक्कत समझने में आता है। अब इसमें कहता है कि अब वस्तु को बहुत दूर रखा जाए, यही होगा। वस्तु को बहुत दूर रखेंगे तो अनंत कहलाएगा। बहुत दूर करने का मतलब अनंत होता है। जब अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। कहाँ हो, अनंत पर वस्तु होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना। आ रहे रुकिए। समझिए। अब यहाँ पर इससे आगे वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, बहुत दूर, अनंत पर। और अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब समझना है। तो अनंत पर स्थित वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका स्वरूप क्या होगा, इसको समझना है। दिख रहा है। अब अनंत पर कहता है तो बहुत दूर, अनंत करने का मतलब बहुत दूर है। तो बहुत दूर से आती हुई प्रकाश की किरण जो होता है दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकलता है, गलती बना फिगर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस।
पी एफ और सी दिख रहा है, बिंदु पी एफ और सी दिखता है। अब इससे कहता अनंत से आती प्रकाश की किरण जो है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेगा? फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरता है। तो जहाँ यह मिलेगा वहाँ क्या बनेगा? प्रतिबिंब। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तब यह मिलेगा कहाँ, इसको भी ध्यान में रखना है। तो मिलता कहाँ है बता सकते हैं? फोकस और कि फोकस पर? फोकस से आगे ना बढ़े। External,